हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर। एज यू ऑल नो कि अपना मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है और अब आप उसका रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए साथ के साथ। आई सजेस्ट यू, क्योंकि एकदम से अगर एग्जाम आ गया तो सब कुछ एक साथ रिवाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं चीज़ें फिजिक्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। एंड वेव ऑप्टिक्स का हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं टॉपिक जो है वो है इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज करती हूँ। ये आज आपका पार्ट 1 है, इन टोटल लेक्चर नंबर 31 है। इसे मैं इरेज करके अब आपको आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करती हूँ। देखिए गाइस, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं हमेशा, कोई भी सॉरी एक सेकेंड, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? एक सेकेंड गाइस। ओके, देखिए कोई भी आपका कुछ भी अगर आती है एक नई टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़, तो उसके पहले उस पर बहुत से रिसर्च हुए होते हैं और उन रिसर्च के बेसिस पे ना बहुत सी थ्योरीज आई होती हैं। उन बहुत सी थ्योरीज को फिर कुछ थ्योरीज सपोर्ट भी करती हैं फर्दर, एंड कुछ और थ्योरीज होती हैं जो उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं। ठीक है, इन सब के होने की वजह से आपको फाइनली अभी कुछ एक जो रिसेंट में सबसे रिसेंट डेवलपमेंट हुई होती है और उसको अगर लोगों ने सपोर्ट किया होता है तो आप उसको पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हमेशा हमेशा इस बात को याद रखिए, साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी भी बरसों से पढ़ के आती हुई चीज़ों को गलत प्रूफ कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो बरसों से गलत है उसको आज आप सही प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल गैलीलियो का। उन्होंने कुछ करीब पता नहीं अपनी ज़िंदगी के 10 साल 20 साल उन्होंने जेल में काटे थे उस वक्त, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें कही थी वो उस वक्त के लोगों को नहीं समझ में आई थी, तो जेल में डाल दिया था। जैसे मैं बताती हूँ, उनका सोलर सिस्टम का था कि पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी के आसपास सब चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाद में गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट दिया कि सूरज है सेंटर में और पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाती है और बाकी प्लैनेट्स आसपास चक्कर लगाते हैं। मगर उस वक्त के जो रिलीजियस लीडर होते थे, जो रिलीजियस आप बोल सकते हैं लाइक पंडित हैं या मौलाना है या फादर है क्रिश्चियनिटी में, या जो भी आपके उस वक्त रिलीजियस लीडर होते थे, उनको ये बात सही नहीं लगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ सिखाई गई थी या पढ़ी होगी उन्होंने कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी चीज़ें इसके चक्कर लगा रही हैं। इसीलिए जब उन लोगों को लगा कि ये गैलीलियो तो भाई गलत चीज़ कह रहे हैं, हमारे रिलीजियस के अगेंस्ट है, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है चीज़ें, तो उन्होंने उनको जेल में डलवा दिया था। एंड लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते भी होंगे पहले। अब आई वोंट वांट टू से एनीथिंग लाइक कि पहले क्या था, अभी भी है यूरोप में आप देखेंगे तो फादर की बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब तो फिर भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह आ गया है, बट पहले तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो अगर फादर ने कह दिया है ये बंदा गलत है तो वो गलत है, तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो गैलीलियो ने अपनी ज़िंदगी के कई साल जेल में बिताए हैं, और आफ्टर सो मैनी ईयर्स उनकी ज़िंदगी के बहुत से साल ख़राब होने के बाद फिर ये रिसर्च सामने आई कि नहीं, एक्चुअल में सेंटर में सन है और बाकी चीज़ें इसके चक्कर लगाती हैं। तो फिर पीपल डू रियलाइज देयर मिस्टेक और फिर उनको निकाला गया, बट इंसान के काफ़ी साल वेस्ट हो जाते हैं। तो द होल पर्पस ऑफ टेलिंग द स्टोरी कि साइंस ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कभी भी कोई भी थ्योरी आ सकती है जो सही हो सकती है, कोई भी थ्योरी आपकी कभी भी गलत प्रूफ हो सकती है। तो इसीलिए जब भी साइंस पढ़ें, अपने आँख नाक कान और अपना दिमाग बहुत अच्छी तरह खोल कर पढ़ें। तो खैर, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो मैं आपको कुछ इसमें से थ्योरीज बताती हूँ। बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट आपको कवर करवाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन थ्योरी। ठीक है, न्यूटन की जो थ्योरी दी गई है, न्यूटन ने जो दी है अपनी थ्योरी, वो कार्पेसल्स के रिगार्डिंग दी है। इसको कहा भी जाता है न्यूटन्स। नो नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, बस जो इम्पोर्टेंट होगा याद करने के लिए वो मैं बता दूंगी। कार्पेल्स थ्योरी ऑफ लाइट। अब मैंने आपका जो एटीसी का एग्ज़ाम है ना, उसमें ट्रेंड देखा है, हर साल कोई ना कोई एक थ्योरी दी जाती है कि ये किसने दी है, ये किसने दी है, या इस साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया है इसमें से। इस तरह का क्वेश्चन एटीसी का फिजिक्स का प्रॉपर क्वेश्चन में आता है। लाइक एक मुझे याद आ रहा है, आपका पिछले बार शायद हाइगन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, और आपका एक और क्वेश्चन भी आया था, आई गेस प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है आपका। प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं, सॉरी, प्लैंक्स थ्योरी से रिलेटेड। तो इस तरह की थ्योरी आपके इन चैप्टर्स में से आती हैं, इसीलिए बस मेन जो थ्योरी है हम वो देख लेते हैं।
तो न्यूटन साहब ने अपनी कार्पस थ्योरी ऑफ लाइट दी थी, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया था कार्पस जो होते हैं, एक्चुअली इसमें क्या था इनका कि आपका सपोज एक ये सोर्स है, इससे आपका कोई भी चीज़ निकलती है, रेडिएट जो हो रहे हैं इससे पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, वो आपका इससे जो लाइट निकल रही है वो आपकी पार्टिकल की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। ये कहा था न्यूटन ने। अब ये पार्टिकल जो है ये हर डायरेक्शन में निकलते हैं, हर डायरेक्शन में निकलते हैं, ठीक है। अब जब ये हर डायरेक्शन में निकल रहा है तो सपोज हम एक पार्टिकल को ले लेते हैं, ये आगे आता है और फिर इसमें से फिर और निकलते हैं। तो ये जो हर पार्ट में से आगे आगे जाके और टूटते जा रहे हैं ना, इनको, इन पार्ट्स को हम कहते हैं कार्पसल्स, ठीक है। ये होते हैं कार्पसल्स। ये ट्रैवल किससे करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। ऑब्वियस सी बात है, लाइट के हैं तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे। कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक इनका साइज वगैरह वो सब, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर आपसे इनका कभी भी कुछ फीचर पूछा जाता है तो सेम वो वही होता है जो आपका लाइट का होता है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे लाइट को ही एक तरह से पार्टिकल बोल दिया गया है ना, और उसी को ही आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो बेसिकली तो ये लाइट ही है जो आगे आगे टूटती जा रही है। तो इसमें से अगर मैं यहाँ सेंटर में से कोई एक पार्ट निकाल के देखूंगी तो इसकी प्रॉपर्टी सेम वही होंगी ना जो बाकी सबकी प्रॉपर्टी होगी। तो इसीलिए सेम ये लाइट की तरह ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड थ्योरी आती है जो हमारी रॉबर्ट हुक ने दी थी। ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, बता सिर्फ इसलिए रही हूँ क्योंकि इन्होंने ही पहली बार ये चीज़ कही थी कि जो हमारा वेव है, सॉरी, जो लाइट है आपकी वो वेव नेचर की होती है, ठीक है। और दो चार बातें इन्होंने कही थी विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। एक इन्होंने कहा था कि आपका जो वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है स्पीड ऑफ लाइट के, जिसके बेसिस पे आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेस्ड है आपकी, बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो हम उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके बाद थर्ड थ्योरी आपकी एक लैपलास थ्योरी भी आई है बीच में। इसमें इन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया है। दे कैन आस्क क्योंकि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया है, तो नो डाउट कि इसमें आइंस्टीन ने भी काम किया है। उसके बाद अभी हमारे जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अभी लास्ट ईयर शायद 1 या 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है, उनका नाम मैं भूल गई हूँ। सबसे बड़ा साइंटिस्ट उन्हें कहा जाता था, वो पैरालाइज थे, ठीक है। और नाम मैं भूल रही हूँ फिलहाल। उन्होंने भी ब्लैक होल में काम किया है, बट मेन जो जाता है क्रेडिट स्टार्टिंग वाला वो लैपलास को जाता है। फिर फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आपके आते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइगन्स एक्टिस्ट। इन्होंने भी बहुत सी थ्योरीज दी। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखिएगा, न्यूटन्स थ्योरी अभी जो मैंने आपको बताई थी, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ कार्पसल्स में मेन आपसे ये पूछा जाता है कि आपका लाइक रिफ्रैक्शन है, तो ये आपका किसने दिया था, ये प्रिंसिपल किसकी थ्योरी से निकल कर आया था। जैसे आपको इंटरफेरेंस का क्वेश्चन शायद पूछा गया था, हाइगन्स प्रिंसिपल वाला जो पूछा गया कि इनकी थ्योरी से कौन सा प्रिंसिपल आपका मतलब क्या निकल कर आता है, इनकी थ्योरी से क्या रिसर्च आपको पता चलती है, तो इंटरफेरेंस उसका आंसर था। तो सबसे पहले हम न्यूटन का देख लेते हैं। न्यूटन से हमें क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है न्यूटन की थ्योरी से एक तो रिफ्लेक्शन के बारे में, वो ऐसे टूट रहा था फिर आगे जा रहा था, फिर कोई कहीं टकरा रहा था तो कोई वापस भी आ रहा था पार्टिकल, तो उस सब के बेसिस पे रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। रेक्टिलिनियर, इसका क्या मतलब है आपका, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये जो मैंने अभी आपको न्यूटन्स की कार्पल्स थ्योरी पढ़ाई थी ना, उसमें ये सारे पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर लिखने हैं आपको पॉइंट्स, मैं वहाँ लिखवाना भूल गई थी। और आपका जो लाइट है इसमें एनर्जी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन लाइट, ठीक है। लाइट जो है आपकी, इसके अंदर आपकी जो है एनर्जी होती है मौजूद। ये 5-6 चीज़ें आपको न्यूटन्स की थ्योरी से पता चलती हैं, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं अपने हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइगन्स की थ्योरी। ये किस पे बेस्ड थी एक्चुअली में, क्या था ना, मैंने आपको पढ़ाया था जब रिलेटिविटी का चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक हाइपोथेटिकल फ्रेम था, ईथर फ्रेम, जिसके अंदर उन्होंने अर्थ को रख के मूव कराया था, तो जिसके रिजल्टेंट उनको कुछ काफ़ी सारे जो है फॉर्मूलाज मिले थे, और उसके बेसिस पे हमारे जो है वो कुछ नए फॉर्मूलाज बने हैं जिनको हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहा है।
बाकी अगर आपको नहीं याद है तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं रिलेटिविटी के, उसमें आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने उस चीज़ को मेंशन किया है, माइकलसन मोरे एक्सपेरिमेंट था। डिटेल में मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर सिंस मेरे पास लिखी हुई थी थ्योरी तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो हाइगन्स जो प्रिंसिपल था, इनकी जो थी इमेजिनेशन या जो भी इनका थ्योरी थी वो इस ईथर पे बेस्ड थी। हालांकि ये ईथर का कॉन्सेप्ट तो बाद में गलत हो गया, ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर इनके थ्योरीज के कुछ पॉइंट थे जो बहुत सही निकल कर आए थे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया कि आपकी लाइट जब ट्रैवल करती है, लाइट आपकी ट्रैवल करती है तो वाइब्रेशन होता है मीडियम में, जो मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है। ठीक, इस तरह की कई चीज़ें उन्होंने बोली थी। हालांकि बाद में ये भी प्रूफ हुआ कि वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है, लाइट के लिए तो मीडियम ही नहीं चाहिए। पहले हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर माना गया था, तो लाइट को जब स्पेस में ट्रैवल करवाया था तो वहाँ पर माना था कि वहाँ पे जो मीडियम है वो ईथर है। ठीक है, तो इस तरह की कई चीज़ें थी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। थ्योरी तो अच्छी खासी लंबी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। इसलिए वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं की थ्योरी से आया है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सी कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इंटरफेरेंस, ये देखना इंटरफेरेंस न्यूटन से नहीं आया था, आपका हाइगन्स प्रिंसिपल से आया था। सिमिलरली डिफ्रैक्शन भी आपका न्यूटन से नहीं आया था, आपका हाइगन्स प्रिंसिपल से आया था। इसके बाद आपका जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये आपके न्यूटन्स की थ्योरी से प्रूव हो गए थे, मगर एक होता है ना स्टैंप लग जाना किसी चीज़ पे कि अच्छा ये तो पक्का पक्का सा हो ही रही है चीज़, तो वो आपका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हाइगन्स का आया था। लेकिन अगर मेन क्रेडिट इस चीज़ का पूछा जाएगा तो वो न्यूटन को ही दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक रेक्टिलिनियर आपका प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। देखिए अब एग्जाम में अगर आपको ये ऑप्शन में गिवन है, न्यूटन ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो आप हाइगन्स प्रिंसिपल ऑप्शन में लगाया ना। अब सपोज आपको हाइगन्स प्रिंसिपल ऑप्शन में गिवन है, न्यूटन मतलब न्यूटन गिवन है, हाइगन्स प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो आप वो लगा कर आ जाना फॉर सेम डिस्कवरीज। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दी थी वो ये थी कि आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, हमने हमेशा पढ़ा है वैक्यूम में हमारी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन अगर वो किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम में कैसी होगी, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। देखिए इसका भी रीज़न है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए ताकि आपको रटना ना पड़े। ये है आपकी स्लैब, ठीक है, यहाँ से मैं डिवाइड कर देती हूँ। ये ऊपर वाला आपका है रेयर मीडियम, यहाँ लिखती हूँ, ये है आपका रेयर मीडियम और ये है आपका डेंसर मीडियम। अब आपसे पूछा जा रहा है किसमें आपकी जो है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, किसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम है। इसको ऐसे आप समझिए, रेयर मीडियम में क्या होता है कि आपका रेयर मतलब क्या होता है, बहुत रेयरली कोई चीज़ मिल रही है, तो आपके इसके अंदर जो पार्टिकल मौजूद होंगे वो रेयर होंगे। ये है, ये इसके अंदर पार्टिकल मौजूद होंगे। ठीक है, डेंसर में क्या होते हैं, आपके पार्टिकल बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। एक सेकेंड बनाने दीजिए ज़रा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है आई नो, बट इम्पोर्टेंट है। अब आपका डेंसर कौन सा हो गया, जो ज़्यादा डेंस हो गई चीज़ें, जिसमें डेंसिटी आपकी जहाँ ज़्यादा हो गई। डेंसिटी ज़्यादा मतलब ज़्यादा मौजूद होना किसी भी चीज़ का। डेंसिटी ज़्यादा कब होती है, जब आपका मास बढ़ जाता है, मतलब आपके ज़्यादा पार्टिकल मौजूद है। और रेयर मतलब कम पार्टिकल्स बीच में मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में सपोज इधर से कोई वेव आ रही है, इससे तो वो कहीं थोड़ा बहुत टकराएगी, वरना इजीली निकल जाएगी, स्पीड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पर आएगी तो आपका बार बार पार्टिकल से टकराएगी, बार बार इधर उधर मूव करेगी, फिर आगे आई, फिर यहाँ पे टकरा रही है, ये आपकी टकराती टकराती बड़ी मुश्किल से कहीं निकल पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, वो कम हो जाएगी। लाइट ही नहीं, कोई भी एक चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर ट्रैवल कर रही है, या आप नॉर्मल सा याद रखिए, अगर आपकी स्पीड है किसी भी चीज़ में तो वो हमेशा रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी डेंसर मीडियम से। ठीक है, आपकी रेयर मीडियम में हमेशा स्पीड कम ज़्यादा होती है। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों, कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि आपका एक है वेव, वो ट्रैवल कर रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो कहाँ उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं।
तो आप हमेशा याद रखिए रेयर मीडियम में हमेशा स्पीड ज़्यादा होती है। रीज़न आपको समझ में आ गया। या आपसे स्पीड के अलावा कुछ और चीज़ें भी पूछ लेते हैं रेयर और डेंसर मीडियम पे बेस्ड, तो आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि रेयर मीडियम कौन सा होता है जहाँ पार्टिकल्स ये ऐसे ही बहुत कम होते हैं एंड डेंसर में बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके बेसिस से आप अपना आंसर दे देना। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, न्यूटन से भी आपको समझ में आ गया क्या इससे हमारी डिस्कवरीज हुई थी और हाइगन्स प्रिंसिपल से हमारी क्या डिस्कवरी हुई थी। अब इसके बाद हमारे बहुत से और भी साइंटिस्ट आए हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दूं तो हमारे फ्रेस्नेल साहब आए थे। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट, इनका अगर आपको याद हो तो आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। हम पढ़ेंगे भी इस चीज़ को भी, टॉपिक को। ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का इन्होंने भी बहुत से और एग्जाम्पल दिए। इन्होंने पोलराइजेशन किया, उसके थ्रू उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए। ये हमारे एटीसी में आता है भी है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे। उसके अलावा बाद आपके बहुत से आए, लाइक फैराडे आया, मैक्सवेल आया। मैक्सवेल ने कुछ नहीं करवाया, मैक्सवेल ने सिर्फ बहुत सारी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक की जो इक्वेशंस थी उनको कंबाइन कर दिया। लाइक 4 इक्वेशंस दी हैं। कौन कौन सी 4 दी हैं मैंने आपको पहले लिखवाई है रिलेटिविटी चैप्टर में, वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 4 इक्वेशन हर जगह पूछी जाती हैं। मेन उनका जो डेरिवेशन वगैरह है वो आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाले जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर देखेंगे, बट ये रिक्वायर्ड हर जगह होती हैं ये वाली। तो इनके बेसिस पर उन्होंने बताया कि जो हमारी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर बीच में हार्ट्स आए, प्लैंक्स आए। प्लैंक्स क्या हमने पढ़ी लिया है पूरा। प्लैंक्स कांस्टेंट आया है जिसमें हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का हमने पूरा पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर जाकर रिलेट करती हैं सब चीज़ें। फिर लास्ट में आते हैं आइंस्टीन साहब। इन सारी थ्योरीज के ऊपर आइंस्टीन साहब एक फाइनल अपने डिसीजन क्या दे देते हैं, आपको दे देते हैं कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, आगे जाके इसमें पता चलता है कि आपका जो वेव है वो पार्टिकल, सॉरी आपका जो लाइट है वो पार्टिकल एंड वेव दोनों नेचर शो करता है। ठीक है, कैसे शो, जिसको बाद में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने उस पर और ज़्यादा उसको मतलब बताया कि हाँ ये चीज़ सही है, आपका पार्टिकल वेव नेचर शो करता है ना, आपका वेव भी पार्टिकल नेचर शो करता है, जिसको और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है इन फॉर्मूलाज के थ्रू से। एनर्जी हमारा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है। इनको रिलेट करेंगे तो लास्ट में आपका मोमेंटम इक्वल्स टू h लैम्डा हो जाता है। ठीक है, मोमेंटम में हमारा क्या आता है mv। m का मतलब क्या हो गया, ये हमारा इसके पास पार्टिकल नेचर है। m मतलब मास, मास है तो मतलब पार्टिकल नेचर है। एंड लैम्डा, लैम्डा मतलब वेव, वेव लेंथ, सॉरी वेव लेंथ, वेव लेंथ है मतलब हमारा वेव नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने फाइनली ये इक्वेशंस हमारी दे दी। तो इस तरह से कुछ कुछ और इक्वेशंस एंड थ्योरीज आती रही हैं। ठीक है, मेन हमारी हाइगन्स, न्यूटन, फ्रेस्नेल एंड आइंस्टीन की थ्योरीज रही हैं जो हम पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ी भी हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इस चैप्टर के हिसाब से चीज़ें पढ़ाती हूँ कि हमारा क्या इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको मेन टॉपिक्स पता ही है, लाइक इंटरफ्रेंस पढ़ेंगे हम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले अगर हम लाइट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइट के बारे में, इक्वेशन ऑफ वेव्स की बात करते हैं। ठीक है, लाइट्स का छोड़ देते हैं। लेकिन सिंस हम लाइट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, मेनली हमारा लाइट पे ही फोकस रहेगा, तो हम इक्वेशन ऑफ वेव्स या लाइट वेव हम लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कोई भी वेव की इक्वेशन लिखते हैं ना, ये एक जनरल इक्वेशन है वेव की, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये आपकी वेव की इक्वेशन है। अब लाइट वेव है तो आप इसको लाइट वेव की इक्वेशन कह सकते हैं, कोई और वेव होती तो आप उसकी इक्वेशन कह सकते थे। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो ए है, ये बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है मैं अभी बताऊंगी आपको। ओमेगा क्या बताता है, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आप बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो भी अभी बताती हूँ। और टी आपका बताता है टाइम पीरियड। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए ये है आपकी कोई भी एक वेव। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो हाइट है, इसकी मैक्सिमम जो हाइट है, ठीक है, यहाँ से ये भी आपकी इसकी हाइट है, ये भी हाइट है, यहाँ पे भी हाइट है, लेकिन जो मैक्सिमम हाइट होती है इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम हाइट होती है यहाँ पे ट्रफ एंड क्रिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये क्रिस्ट एंड ट्रफ का कॉन्सेप्ट। जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये आपका वाई एंड ये आपका टी।
जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, वो आपकी एक्स एक्सिस पे आती है। उस छोड़ दीजिए, अभी जो लाइन बोली वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इतना याद रखिए, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये आपकी है ए, एंड ये जो है आपका, ये आपका बताता है यहाँ से 0 से शुरू होकर अगर सपोज ये टी तक आ रहा है तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। ये आपकी इस हाफ वेव का टाइम पीरियड कितना है, और फुल वेव आपकी यहाँ तक से शुरू होकर यहाँ तक है तो आपका 2t आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है। अब ओमेगा होता है ये जो आपकी वेव है, इस वेव की एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वो आपको इस पे नहीं शो होती है, वो वैसे आपके साथ में लिख देंगे यहाँ पर कि लाइक 20 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है, इस तरह से। ठीक है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड फ्रिक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है, जब आपका साथ में डायरेक्शन आ जाती है किसी चीज़ में, कोई चीज़ मूव कर रही है, ज़्यादा है, डायरेक्शन है, बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ एंगल बनाती हैं, तो वहाँ पर आ जाता है आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट सॉरी। ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है आपकी 2 पाई इंटू एफ। एफ होता है आपका नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। अगर आपको कभी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी दी है और आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो सिंपली डू द 2 पाई एफ। या कई बार ये क्वेश्चन आता है, आपको टाइम पीरियड गिवन होता है और आपसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/टी। अब ये 2 पाई/टी क्यों लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्रिक्वेंसी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। ये पढ़ा होगा आपको, फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं आपको याद होगा। देखिए, ये मैं छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको पढ़ाते पढ़ाते बताती जाती हूँ, उनको कोई नोट डाउन कर लिया करिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन आता है वो बस एक टॉपिक से स्पेसिफिक बेस्ड आ जाए, कभी कभी होता है आपके कुछ ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होती है, या फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t भी आप लिख सकते हैं। इसके बेसिस पे आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई/टी भी होता है। ठीक है, तो ये है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। अब सपोज देखिए, अब अगर मैं आपको बताती हूँ कि आपका वेव फ्रंट, आपकी हर चीज़ की अलग, चलिए वेव फ्रंट पे पहले जाते हैं। पहले एक छोटा सा टर्म जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हम समझ लेते हैं, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या होती है ये, मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा था मैंने वहाँ बताया भी था आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में। थोड़ा सा डिनोट करते हैं इसको आई से। ठीक है, होता क्या है आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी या पावर, कुछ भी लिख दीजिए, पर यूनिट एरिया। पावर के साथ फिर आप पर यूनिट एरिया नहीं लिखेंगे ना, एनर्जी के साथ लिखेंगे। एनर्जी पर यूनिट टाइम, एरिया नहीं सॉरी टाइम, पर यूनिट एरिया। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया। अब ये चीज़ मैंने कैसे लिखा, देखिए यह है आपकी इंटेंसिटी आई। ठीक है, इसको अगर आप लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो आपको याद होगा 10th क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, हमारा पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, एनर्जी अपॉन में टाइम। तो हम उसके बेसिस पर एनर्जी अपॉन टाइम को पावर लिख सकते हैं, तो पावर अपॉन में एरिया। दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अब इसको अगर आप इक्वेशन ऑफ, जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइट वेव हमने अभी पढ़ी, या वेव हमने अभी पढ़ी, सिंस अब लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात हो रही है तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइट वेव उसको कंसीडर कर लेती हूँ। बाकी पहले मैंने सिर्फ वेव इसलिए लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए कि वेव की इक्वेशन भी यही रहती है। इक्वेशन ऑफ लाइट वेव अगर हमने जो देखी थी, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो इस y के और इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो होता क्या है कि आपका जितना ज़्यादा वाई होता है उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपकी एम्पलीट्यूड होगा, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से कोई चीज़ आ रही होगी उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। उतनी ज़्यादा क्यों इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। मगर क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी आता है और फ्रिक्वेंसी भी आती है, तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी आप इस तरह से याद कर सकते हैं, यहाँ पर दो दो चीज़ें आती हैं, इसलिए आपकी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई स्क्वायर की। ठीक है, दो चीज़ें आ गई इसलिए स्क्वायर कर दिया। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ, वरना बच्चे क्या करते हैं, आई स्क्वायर ये करके आते हैं एग्जाम में, जो गलत है, ये सही है। ठीक है, अब इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट ले लेते हैं के।
स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका सेंस इस तरह पे बेस्ड है, तो आप यहाँ से अगर इसको एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट करते हैं तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ए इंटू वाई को आप ए से डिनोट कर सकते हैं, ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और ये फाइनली आपका इक्वेशन जो आती है वो ये आ जाती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जितना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड रहेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी इस एम्पलीट्यूड पर ही बेस्ड करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, याद रखने के लिए सिर्फ आपको हमेशा इतना याद रखना है कि आपकी जो इंटेंसिटी है, आपका अल्फ़ाबेट में ए, जब आप ए बी सी डी लिखते हैं, देखो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी इस चीज़ में कि ए ये एक्सप्रेशन सही है या ये एक्सप्रेशन सही है, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। इसीलिए मैं आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ। आप ए बी सी डी पढ़ते हैं ना, तो इसमें ए पहले आता है कि आई पहले आता है? ए पहले आता है, तो जो पहले आता है उस पर स्क्वायर लगा दो। तो आई स्क्वायर होता है आपका, आई मैक्स जो होता है वो ए स्क्वायर के बराबर होता है। सिर्फ याद रखने का तरीका बता रही हूँ, फॉर्मूला आपका सिर्फ यही है। ठीक है, अब क्या होता है गाइज, आपका कोई भी सपोज एक सोर्स है, ये है आपका कोई लाइट सोर्स, इससे आपकी लाइट निकल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स हो। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, इससे आपकी लाइट निकल रही है रेडियली चारों तरफ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका लाइट सोर्स है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का हो और फिर इससे लाइट निकल रही हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लाइट सोर्स है वो एक प्लेन हो और इसमें से लाइट निकल रही हो। तो हर कंडीशंस में आपकी इंटेंसिटी, एरिया और आपका एम्पलीट्यूड बदल जाता है। अब वो क्या होता है उसके लिए एक छोटा सा आप ये फॉर्म फिगर देख लीजिए, मतलब एक काइंड ऑफ चार्ट बना देती हूँ ताकि आप इजीली उसको याद कर पाए। वेव फ्रंट, वेव शेप कैसा होगा हमारा। ठीक है, आपका फिगर थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। एंड आपका इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा डिस्टेंस पे, डिस्टेंस के साथ साथ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, साथ में आपका एरिया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन खींचना बहुत मुश्किल काम है इस पे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेव फ्रंट की। अगर सपोज हमने लिया है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें कब मिलता है बताइए? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है जब हमारे पास होता है कोई पॉइंट सोर्स। ठीक है, पॉइंट सोर्स मतलब कैसा, ये पॉइंट है और ये इसमें से निकल रही है वेव्स। अब अगर ऐसा कंडीशन है, पॉइंट सोर्स है, तो हमारा पॉइंट सोर्स कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, पॉइंट सोर्स सर्कुलर होने का क्या मतलब है आपका? अच्छा, एरिया नहीं गाइस, एरिया नहीं, सॉरी, राइट इट डाउन रॉन्ग। एम्पलीट्यूड, एरिया का थोड़ी देखोगे आप, एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा ना। अभी तक हम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पढ़ के आए हैं ना, तो एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, अगर आपका ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स मतलब स्फेरिकल हो गया, तो हम सबसे पहले इसका अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम एरिया का फॉर्मूला देखेंगे। एरिया क्या होता है? 4πr² होता है। और अभी हमने पढ़ा इंटेंसिटी हमारी क्या होती है? पावर अपॉन में एरिया। ए आर लिख देती हूँ मैं, अदरवाइज आप एम्पलीट्यूड के ए से कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कोई, इसको भी ए से डिनोट करते हैं ना, एरिया। तो चलिए इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पावर को पी ही रहने देते हैं, एंड यहाँ पर 4πr²। अब ये सारे टर्म्स हमारे कांस्टेंट हैं, इनको हम हटा सकते हैं, सिर्फ r² चेंज हो रहा है हमारा। पावर तो आपका पॉइंट सोर्स का उतना ही रहेगा, बाकी 4π तो है ही कांस्टेंट। अब अगर सपोज एक पॉइंट सोर्स आपने ले लिया है तो इसकी पावर तो वही रहेगी ना, ये पावर थोड़ी चेंज होगी पॉइंट सोर्स की। तो आपका इंटेंसिटी आ जाएगा 1/r²। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या इंटेंसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी।
तो अब अगर हमारा इंटेंसिटी जो है 1/r² आया है तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, 1/r² अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आपके एम्पलीट्यूड आ जाएगा 1/r, तो ये आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब अगर हम दूसरी शेप की बात करते हैं तो दूसरी शेप आ जाती है हमारी, दूसरा वेव फ्रंट हमारा कैसा आ जाता है, सिलेंड्रिकल। ये स्फेरिकल आ गया पहला वेव फ्रंट, ये इस तरह का। दूसरा जाता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में हमारी शेप किस तरह की मिलती है, हमें लीनियर। ठीक है, इसका फिगर आपका किस तरह का बनेगा, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ द सिलेंडर, अगर आप देखेंगे, मैं गाइस पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर बात करेंगे तो कितना होता है, पाई आर एच होता है। ठीक है, आर इज रेडियस, एच इज द हाइट, याद होगा आप लोगों को, नहीं है या तो रिवाइज कीजिए फॉर्मूलाज एरिया के। इंटेंसिटी हमने अभी पढ़ा, पावर अपॉन में एरिया होता है, तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पावर अपॉन में पाई आर एच। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, पाई एंड पी, ये पी, ये पाई और ये एच, ये तो कांस्टेंट है आपके, हमेशा सेम रहेंगे क्योंकि एच ये हाइट है वही रहने वाली है, पावर आपके सोर्स की जितनी है उतनी ही रहने वाली है, पाई तो कांस्टेंट है ही। बाकी आपके जो सिलेंड्रिकल शेप है, जितना जितना डिस्टेंस पड़ेगा उस हिसाब से आपकी रेडियस चेंज होगी, उसके बेसिस पे हमारी इंटेंसिटी चेंज होगी। तो इंटेंसिटी कैसी आ गई, 1/r। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमारा एम्पलीट्यूड कितना हो गया, √i। इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/√r। या गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड फिगर की तरफ। थर्ड आपका कैसा आ जाता है, प्लेन। ठीक है, प्लेन में आपकी कैसा आता है, ये आपका एक तरह का प्लेन ही दे देगा और ये बहुत लार्ज सरफेस आ जाती है, बहुत लार्ज सरफेस आती है, होती है ना, तब आपका इस तरह का वेव फ्रंट बनता है प्लेन। कैसा बनता है ये, सपोज ये एक प्लेन है, सरफेस बहुत लार्ज सरफेस, ठीक है, इस तरह से वेव फ्रंट आता है इसका। इसमें आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट ही रहती है क्योंकि बहुत लार्ज लेवल पर चली जाती है ना चीज़ें, तो वहाँ पर जब बहुत लार्ज चीज़ें हो जाती हैं तो आप ऑलमोस्ट उनको कांस्टेंट ही मान लेते हैं। सिमिलरली आपका एम्पलीट्यूड भी इसमें कांस्टेंट ही कंसिडर कर लिया जाता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये फिर भी मैंने बता दिया, कभी आपसे सिर्फ पूछ लिया जाए कि सिलेंड्रिकल का कैसा होता है या किसका कैसा होता है। ठीक है, ये है फिर, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपको यूजफुल रहेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है एग्जाम में इस तरह पे बेस्ड क्वेश्चंस। मैं सेपरेट कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको कौन सा कहा था क्या। बाकी मैंने पेन तो अलग कर ही लिया था इस वजह से, ताकि कन्फ्यूजन कोई क्रिएट ना हो। ठीक है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रख लीजिए कैसे करना है इसको। इसके बाद फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंटरफेरेंस। मतलब इंटरफेरेंस का हम अभी शुरुआत थोड़ा कर चुके हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम देख चुके हैं। अब प्रॉपर हम इंटरफेरेंस के टॉपिक पे चलते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। चेक द टाइम। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। ठीक है, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, कि ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप में से कई लोगों को याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। जिसको भी याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है आपका इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट में क्या सीन होता है आपका, पहले मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर फिगर्स के थ्रू याद नहीं रहेगा ना तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा तो आपको याद आ जाएगा। अगर आप फिगर बना भी लेंगे नोटबुक में या मैं प्रोवाइड करवा भी दूँगी तो फिगर से एग्जैक्टली चीज़ अगर नहीं लिखी हो साथ में तो याद नहीं रह पाती है। या तो आप लोग खुद लिखेंगे तो याद हो जाएगा, स्क्रीनशॉट सिर्फ लेकर लिखेंगे ना तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे।
So here is the definition of the interference. Superimpose over each. अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइए, आप में से कौन कौन है वो जो नोट्स खुद बना रहा है। मतलब मैं जो यहाँ पढ़ाती हूँ वो उसको खुद से नोट डाउन करता है अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से, सिर्फ इस चीज़ का वेट नहीं कर रहा है कि मैम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगी, या फिर सिर्फ क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखता है। स्क्रीनशॉट भी लेकर रख के आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अगर पढ़ सकते हैं तो इट्स योर कॉल, आप बिल्कुल पढ़िए। बहुत से लोग पढ़ते हैं पीडीएफ से, और मैं खुद पढ़ती हूँ पीडीएफ से, क्योंकि हर चीज़ को आप बुक की फॉर्म में आज के टाइम पर नहीं ले सकते हैं ना। और स्पेशली ये लॉकडाउन के टाइम पे अगर मुझे कुछ ज़रूरत होती थी किसी बुक की या कोई भी, ये ऑफिस में भी अगर होता है कोई मटेरियल, कभी कुछ पढ़ना होता है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो बुक्स का हर जगह हमेशा मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि चीज़ें आपको ऑनलाइन ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो मैं खुद बहुत पढ़ती हूँ ऑनलाइन, उसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। बाकी मुझे ये बताइए, लेकिन हाँ, अपने हाथ से लिख के कौन कौन नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर। क्योंकि देखिए, पढ़ना अलग चीज़ है लेकिन नोट्स बनाना अलग चीज़ है। आपको नोट्स बनाना है अपने हाथ से, अगर आप लिख लेंगे ना एक बार एक चीज़ को, तो आप भूलेंगे नहीं उसको, ये होता है बस। तो खैर, इंटरफ्रेंस ऑफ द लाइट की अगर हम बात करते हैं, तो इंटरफ्रेंस ऑफ द लाइट में क्या होता है कि अगर हमारे दो लाइट वेव्स हैं, ठीक है, एनी टू लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, ये याद रखना, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एंड कांस्टेंट उनका फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब दोनों एक ही फेज में है। अगर सपोज एक ऐसे है तो दूसरी भी आपकी, चाहे उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इसी तरह की है। डिफरेंट फेज कब होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट है ऐसे, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। अगर वो ऐसे होता, ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो थोड़ा सा है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है वो, अल्टरनेटिंग करंट में आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, बट ठीक है, फिलहाल मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आपका सेम तरह का है, लाइक दोनों आपके यहीं से स्टार्ट है, ठीक है, या आपके दोनों इस तरह से हैं। अब देखिए, वेव अलग है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, लेकिन दोनों का फेज सेम है, दोनों यहीं से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर भी दोनों का फेज सेम है। तो अगर आपका कांस्टेंट फेज रहता है और उन दोनों वेव को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करवा दिया जाता है, तो आपका जो फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी होती है, वो आपका जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है, वो जो सुपर इम्पोज हुई है ना आपकी दोनों, जो सुपर इम्पोज हुई हैं दोनों वेव्स, उनका जो डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड का जो डिफरेंस है इंडिविजुअली, वो आपको मिलता है, ठीक है। ऐसे समझिए, सपोज ये है आपकी एक वेव, ये है आपकी एक वेव, ठीक है, साथ में ये इसके ऊपर एक दूसरी वेव आकर सुपर इम्पोज हो जाती है, सेम फ्रीक्वेंसी आपकी इसकी भी, ठीक। तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा ना कहीं वो इस तरह का मिल सकता है। अब ये किस तरह का मिला आपको, देखिए ये सेम हाइट का है, ये देखिए ये हाइट एक ये अचीव होनी चाहिए थी, और अगर आपको ये वाला रखता वेव तो वो ये वाली अचीव होती है हाइट आपको यहाँ, लेकिन अब आपको मिली कौन सी है, कहीं इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस इन दोनों का, ठीक है। अब ये किस केस में कैसी आती है, क्या आती है, वो फिर अलग अलग केस बनते हैं, बट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास दो लाइट वेव हैं जिनकी आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उनका जो फेज डिफरेंस है वो भी आपका कांस्टेंट है, तो उस केस में जो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, ये जो फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला आपको, ये आपकी जो वेव सुपर इम्पोज हुई है ना, ये वाली जो आपको सुपर इम्पोज की गई है वेव, ये एक पिंक वाली और येलो वाली, ये जो दोनों वेव सुपर इम्पोज की गई है, इन दोनों की जो एम्पलीट्यूड है, जो भी इनका एम्पलीट्यूड है, उसका जो डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। सपोज ये आपका यहाँ पर 6 था और ये वाली येलो वाली 4 थी और पिंक वाली 6 थी, तो ये जो आपको मिला होगा, तो इनका कहीं डिफरेंस है, मतलब ये नहीं होता है कि इसका डिफरेंस करके कम हो जाएगी, तो वो यहाँ तक भी आ सकती थी, लेकिन सिंस ये सेम फेज में है तो वो यहाँ कहीं जाके बैलेंस हो जाती है, ओके। तो ये आपकी
आ गई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यहाँ पर, जहाँ पर आपकी दो वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होता है। तो बेसिकली आपकी जब दो वेव्स जिनका सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है, अगर वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं तो आपका उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, आपको एक नया एम्पलीट्यूड मिलता है, और वो एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपकी जो पुरानी दो वेव्स थी, जो स्टार्टिंग में दो वेव्स थी, उनका जो एम्पलीट्यूड है उसके डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 - 4 = 2 ही मिलेगी हमेशा, ऐसा नहीं होता है। वो आपके फिर अलग अलग फेज बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव फेज, डिस्ट्रक्टिव फेज, उसमें अलग तरह से चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इसके बाद हमने जब इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट देख लिया, तो हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इस इक्वेशन के बेसिस पर ही। अब हमारी सुपर इम्पोजिशन ऑफ लाइट में हमने कितनी, दो वेव्स की ज़रूरत है, तो हम दो वेव्स अपनी कौन कौन सी ले लेते हैं। सपोज एक है y1, जो है हमारा a1 एम्पलीट्यूड है उसका, साइन ओमेगा टी इक्वेशन में। इक्वेशन आपने क्या देखी थी इस लाइट वेव की, a = y = a साइन ओमेगा टी थी। यहाँ पर हमने y को y1 ले लिया और a को स्मॉल a1 ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब y2 है आपकी, इसका एम्पलीट्यूड a2 था, साइन ओमेगा टी, मगर साथ में एक फेज डिफरेंस आएगा जो कि कांस्टेंट रहेगा आपका, सेम कॉस्ट आपका एक फेज डिफरेंस हमेशा मेंटेन होगा। ठीक है, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा। तो ये हो गई आपकी दूसरी वेव की इक्वेशन। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ें आपका अगर आपको याद हो तो, वेक्टर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, बट सिंस हमने वो पढ़ा नहीं है अभी, तो मैं इसीलिए भी आपको सिर्फ समझा देती हूँ ऊपर ऊपर से कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर सॉल्यूशन निकाल के दे सकती हूँ, लेकिन वो फिर रटना हर चीज़ एक नॉट फिजिबल ना, उतना ही रटो जितना इंपॉर्टेंट है रटना। हर चीज़ को रटने का लॉजिक नहीं है। अब इसको आपको समझाने में मुझे हार्डली 5 मिनट लगेंगे, लेकिन रटने बैठोगे अगर आप लोग इसको, तो आपको 5 घंटे लगेंगे रटने में। ठीक है, अब ये फिगर कैसे बना, वो सब चीज़ें कैसे हुई, इस पर हम आएंगे। देखिए यहाँ पे वेक्टर आपका जाता है ना। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल था आपके पास, जिसका फाइनल, ये हमारा एम्पलीट्यूड ए था, ये एक फाइनल एम्पलीट्यूड आ रहा था ए। ये दो वेव्स थी, उनको सुपर इम्पोज करवाया था, तो उसके हिसाब से ये वेक्टर ट्रायंगल बना, और जिसका फाइनल एम्पलीट्यूड आया था ए, जिसमें से अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा a1 इतना डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना होगा, उसको निकालने के लिए हमें ये a2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इसके हिसाब से ये आ जाता है हमारा a2 cos थीटा, एंड सिमिलरली इधर वाला आ जाता है a2 sin थीटा। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी ना, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आया ये। अब इसके हिसाब से अगर हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं, तो हमारा a² कितना आ जाएगा, a1 + a2 cos फाइव का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेस के लिए, हमारा बेस हमारा टोटल इन दोनों का सम होगा, प्लस हमारा ये वाला साइड a2 sin फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, a2², मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, a1² प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो रख दीजिए, cos² फाइव प्लस 2a1² 2a2² cos² फाइव। ठीक है, प्लस साथ में इसको भी हम स्क्वायर ओपन करके लिख देते हैं, a2, ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, sin² फाइव। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखेंगे ढंग से, देखिए इसको और इसको, तो यहाँ पे हम a2 कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन लेकर लिख देती हूँ। वैसे इतना डेरिवेशन करके दिखाने का नीड नहीं है, पर मैं करवा इसलिए रही हूँ ताकि आपको याद रखने में चीज़ें ईजी रहें। हाँ, मुझे पता है मैंने आपको ट्रायंगल नहीं समझाया पूरा, उसका रीज़न ये था इसको समझाने के लिए, फिर आपको पूरा वेक्टर का जो है ना कॉन्सेप्ट, वो पढ़ाना पड़ता पूरा, इसीलिए फिर वो बहुत लेंदी हो जाता। 2a2 प्लस, यहाँ से अगर आप a2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर रह जाएगा आपका क्या, cos² फाइव प्लस sin² फाइव। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों कितने हो जाएंगे, आपका 1, और 1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 ही आ जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ जाता है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ऑफ A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये आता है आपका क्या ए स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिर्फ ए निकाला हमने, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। तो हमें यहाँ पे भी सबका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इधर जब सबका स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो इसको आप फाइनली ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर नहीं आएगा ना स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया, वो फ्लो में लिख गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस फाइव। यह आ जाता है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये है एक इम्पॉर्टेंट आपका रिजल्ट, इसको आपको याद रखना, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये बहुत। एम्पलीट्यूड आपका जो आता है, मैं इसको भी येलो बॉक्स में डालती हूँ। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी की तरह जैसे हमने एम्पलीट्यूड निकाला, हमारा एक चीज़ और कैलकुलेट होकर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज एंगल, सॉरी फेज एंगल, फेज एंगल जिसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा से। कितना होने वाला है हमारा फेज एंगल, देखिए उसको हमारा, अब ये हमने आ रहा थीटा ये था ना, इसके बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो हमारा थीटा क्या होगा, फेज एंगल जब हम निकालते हैं तो वो हमारा होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा निकालने का होता है हमारा वाई, मतलब ये वाला एक्सिस अपॉन में दिस एक्सिस, टिग्नोमेट्री के हिसाब से। तो हमारा आ जाएगा A2 साइन थीटा अपॉन में A1 प्लस A2 कॉस फाइव। अगर आपको सिर्फ एंगल निकालना है तो वो आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, फेज एंगल आपका टोटल जो है वो टेन थीटा करके डिनोट होता है। A2 साइन थीटा अपॉन में A1 प्लस A2 कॉस फाइव। ठीक है, ये यहाँ तक आपको फेज एंगल और आपका एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इतना मैंने आपको जो एनालिसिस करवाया, हम पर तो इंटेंसिटी इंटरफेरेंस रहते, तो वहाँ से हमारा एम्पलीट्यूड निकल कर आ गया, फेज एंगल निकल कर आ गया, लेकिन अभी हमें इंटेंसिटी भी तो पता होनी चाहिए ना। तो मैंने आपको बताया, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ पूरे को, या इधर ही लिख दूँ, हाँ लिख देती हूँ, एक जगह हो जाएगा ना। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेने वाला बच्चा हो तो वो स्क्रीनशॉट भी ले लेगा इसीलिए। ये है आपका फर्स्ट कॉलम, ये है आपका सेकंड कॉलम और ये है आपका थर्ड कॉलम। ठीक, अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो मैंने अभी क्या पढ़ाया था, इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रखना है तो हमें कौन सा वाला टर्म रखना पड़ेगा, हमें ये वाला टर्म रखना पड़ेगा। तो चलिए इस टर्म को अगर हम रखते हैं तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर, आपका यहाँ लिखा हुआ है टर्म, तो A1 के स्क्वायर को आप क्या पुट कर सकते हो, I1। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी A1 A स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी ना इंटेंसिटी। एक सेकेंड, आपका जो ए स्क्वायर है इसके इक्वल हो जाएगी आपकी इंटेंसिटी। तो आपका अगर यहाँ पर A1 लिखा हुआ है तो ये A1 किसके इक्वल होगा, I1 के इक्वल होगा। सिमिलरली आपका यहाँ पर ये लिखा है A2, ये A2 लिखा है आपका, इस A2 ये किसके इक्वल होगा, I2 के, प्लस 2, यहाँ पर आपका सिर्फ A1 है, स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए ये आपका किस में जाएगा, अंडर रूट में I1। यहाँ पर भी आपका सिर्फ A2 है, स्क्वायर नहीं है साथ में, तो ये भी आपका किस में जाएगा, अंडर रूट में I2। ठीक है, और साथ में आपका कॉस फाइव। अब आप बोलोगे मैडम कॉस फाइव क्यों नहीं गया अंडर रूट में, भाई वो एंगल है ना अपने आप में, इसलिए नहीं गया। तो ये आपका आ जाता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब मैं इस पूरे को इरेज करके एक बार फॉर्मूला सिर्फ लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हमारा एम्पलीट्यूड जो हमने निकाला वो आया हमारा क्या, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने निकाला इंटेंसिटी, वो कितना आ गया हमारा, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाइव। ठीक है, और हमने यहाँ क्या निकाला, फेज एंगल। टेन थीटा जब हमने निकाला तो आया आपका A2 साइन फाइव अपॉन में A1 प्लस A2
cos फाई। अगर सिर्फ थीटा निकालना है तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स ये आ जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक आपके 3-4 फॉर्मूले मैंने बताए हैं। इसको ये आपका निकला कैसे, क्योंकि हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब 50 मिनट रह गए हैं, फिर मैं उसको ऐसे घिच पिच तरीके से नहीं पढ़ाना चाहती, पूरा प्रॉपरली उस टॉपिक को मैं लेके चलूँगी। क्वेश्चन उसमें से क्योंकि आते हैं आपके कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में से, तो हम कल एक लेक्चर लेते हैं फिर उसके रिलेटेड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और फिर हम आगे चलेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम ऑफ ATCV और AOB दोनों एग्जाम्स के लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, एंड या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे जो है अपना भेज सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू so much for watching it guys. Let me end the video.